we shall just revise that multiple allylism. ठीक है, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल एलिज्म को दोबारा से कर देता हूँ. लेट अस टेक सम ब्लैक कलर. तो मैं आपको बता रहा था मल्टीपल एलिज्म. I'll not read, I am simply explaining it. What is meant by multiple allylism? When Mendel explained his genetics, तो he said that each character is controlled by one pair factor. ठीक है, उसने क्या कहा? Each character is controlled by one pair factor. अब आप चाहे इसको फैक्टर बोल लो, चाहे आप उसको एलील बोल लो. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम जितने भी करेक्टर थे उसके दो ही एलील मिलते थे. जैसे अगर हम हाइट की बात कर रहे थे तो हाइट की दो ही एलील है, या तो वो टॉल है जिसको उसने कैपिटल टी से दिखाया, और या वो डॉफ है उसको उसने स्मॉल टी से दिखाया. ठीक है, अगर उसका सीड का कलर येलो था जो डोमिनेंट था तो उसने उसको कैपिटल वाई से दिखाया, और अगर वो ग्रीन था तो उसने उसको स्मॉल वाई से दिखाया, है ना. ऐसे दूसरे करेक्टर्स को लिए हैं उसने. ऑल 7 पेयर ऑफ करेक्टर के लिए उसने हर एक के लिए जो है एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव वेराइटी देखी. जो डोमिनेंट है उसको कैपिटल से लिखा और जो रिसेसिव था उसको स्मॉल से लिखा. ठीक है, तो वो मेंडल का क्या कहते हैं तरीका था. और उस मेंडल ने क्या किया था, हर करेक्टर के लिए क्या माना है कि उस हर करेक्टर के केवल दो ही वेरिएशन होते हैं. ही डिड नॉट फाइंड एनी सच करेक्टर जिसमें मोर देन 2 वेरिएशंस वर देयर. सो ही नेवर इमेजिन्ड ऑल्सो कि देर आर मोर देन 2 एलील्स आर देयर. मेंडल ने कभी इमेजिन भी नहीं करा कि 2 से ज़्यादा एलील की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका उसने जिस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा वहाँ पे ओनली 2 पेयर्स, उससे 1 पेयर से काम चल जाता है, 2 फैक्टर से काम चल जाता था, या 2 एलील से काम चल जाता. बट व्हेन वी वर स्टडिंग क्या कहते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा, ह्यूमन ब्लड ग्रुप 4 तरीके के होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स. कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं? ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, एंड ओ है. नाउ इफ वी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स बाय जस्ट टेकिंग 2 एलील्स, इट विल नॉट बी पॉसिबल. आप किसी भी तरीके से 2 एलील ए और बी लेकर के इनको नहीं समझा सकते. ठीक है, अगर आप कहते हैं कि भाई ये ब्लड ग्रुप ए जो है वो ए से हो जाएगा, ठीक है, बी जो है वो बी से हो जाएगा, ठीक है, ए बी को आप कैसे समझाएंगे? आपने कहा कि सर ए बी में एक में ए आ जाएगा, एक में बी आ जाएगा, ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल हो गया, ठीक है, लेकिन अब ओ को कैसे समझाएंगे? हाउ विल यू एक्सप्लेन ओ? ठीक है, सो यू रिक्वायर टू हैव अ थर्ड एलील. अब तक अपन केवल 2 ही एलील पढ़ रहे थे. जैसे अपन ना हाइट के लिए 2 ही एलील लिए थे, कैपिटल टी या स्मॉल टी. जैसे आपने कलर ऑफ फ्लावर के लिए 2 ही एलील लिए थे, या तो वो कैपिटल वाई था या स्मॉल वाई था. कलर ऑफ पॉड के लिए अपन ने 2 ही लिए थे, कैपिटल जी या स्मॉल जी. कलर ऑफ फ्लावर के लिए अपन ने 2 ही लिए थे, कैपिटल पी या स्मॉल पी. पोजीशन ऑफ फ्लावर के लिए अपन ने 2 ही लिए थे, वो एक्सियल था या टर्मिनल था. तो आप किसी भी करेक्टर के लिए 2 ही फैक्टर लेके चल रहे थे, लेकिन विथ टेकिंग 2 फैक्टर्स और 2 एलील्स, blood group, 4 type of blood group you can never explain. So there was a need of taking a third allele. आपको एक थर्ड एलील की ज़रूरत पड़ी. तो हमने वो थर्ड एलील क्या माना कि अभी अब तक हमारे जो एलील थे वो क्या थे, मतलब अपन 2 तो मान ही रहे थे. ए तो ए से, माई वॉइस इज नॉट क्लियर. अभी इसका क्या कर सकते हैं? अटक रही है. तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो होते हैं, देर आर 4 टाइप्स. ये तो अपन को पता पड़ गया, फिनोटाइप्स हैं इसके, कि देर आर 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप. ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, एंड ब्लड ग्रुप ओ. नाउ इफ़ वी कंसिडर मेंडल्स आइडिया ऑफ ओनली 2 एलील्स, अगर इफ़ वी कंसिडर दैट देर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ एलील्स देयर, तो 2 तरह के एलील से हम इसको नहीं समझा सकते किसी भी हालत में. अगर हम सोचें कि भाई ब्लड ग्रुप ए को मैं यूँ बता दूं कि वो कैपिटल ए वाला होगा तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, ऑब्वियसली देयर इज़ नो डाउट.
अगर वो बी को समझाऊँ मैं, कैपिटल बी एन कैपिटल बी ले लूँ, देयर इज़ नो डाउट, हो गया, सॉल्व हो गया यहाँ प्रॉब्लम। अगर मैं ए बी को समझाना चाहता हूँ तो हम एक मेंडल का एक लॉ को अपन ने तोड़ा। मेंडल ये कहता था कि आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर वन विल बी डोमिनेंट। अगर अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई तो या तो ए डोमिनेंट होगा या बी डोमिनेंट होगा। अगर फिर हम उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर लेते हैं और मान लेते हैं कि भाई को डोमिनेंस वाला केस है जहाँ पे ए भी अपने आप को दिखाएगा और बी भी अपने आप को दिखाएगा, तो ये भी समझने में हमको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब हम ओ को समझाना चाहेंगे, इफ़ वी हैव टू एक्सप्लेन हाउ द ब्लड ग्रुप ओ इज़ टू बी एक्सप्रेस, तो उसके लिए कोई फैक्टर हमको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, कौन सा वाला फैक्टर लें। अगर मैं ए के साथ में बी ले लेता हूँ तो ए बी हो जाता है, ए के साथ ए ले लेता हूँ तो ब्लड ग्रुप ए हो जाता है, बी के साथ बी ले लेता हूँ तो ब्लड ग्रुप बी हो जाता है। तो ओ को कैसे समझाऊंगा, ये देने के लिए हमको दिक्कत आ रही थी। तो वी केम टू नो कि इन फैक्ट इन द ब्लड ग्रुप्स, दैट इज़ ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स, दो की बजाय तीन तरह के एलील्स होते हैं। तो मेंडल का जो एलील था, मेंडल जो हमेशा समझाता आया, मेंडल जो अब तक बोलता आया था कि हर करेक्टर के दो ही एलील होते हैं। जब उसने हाइट की बात करी तो उसने कहा कि दो ही एलील है, या तो वो कैपिटल टी है या स्मॉल टी है। अगर कलर ऑफ फ्लावर की बात कर रहा है, कलर ऑफ फ्लावर की बात कर रहा है, तो वो कह रहा है कि दो ही तरह के एलील है, या तो वो कैपिटल पी है पर्पल या स्मॉल पी है वाइट। अगर वो कलर ऑफ पॉड की बात कर रहा है तो वो कह रहा है दो ही तरह के एलील हैं, या तो वो कैपिटल जी है, डोमिनेंट ग्रीन आता है उसके अंदर, और या स्मॉल जी है, ठीक है। या कलर ऑफ सीड की बात कर रहा है, सीड कलर की बात कर रहा है, तो उसने कहा कि या तो वो येलो होंगे, येलो इज डोमिनेंट देयर, एंड स्मॉल वाई दैट इज ग्रीन इज रिसेसिव। तो वो यही कह रहा है कि हर करेक्टर के दो ही फैक्टर होते हैं। मेंडल इज सेइंग दैट देयर आर ओनली टू फैक्टर्स। यहाँ पे पी के साथ में स्मॉल पी है, कैपिटल जी के साथ स्मॉल जी है, कैपिटल वाई के लिए स्मॉल वाई है, कैपिटल टी के लिए कैपिटल स्मॉल टी है, ठीक है। तीसरे पेयर एलील की उसने परिकल्पना नहीं की थी। अच्छा, फिर मैंने आपको बार बार कहा है कि मेंडल को कोई दिखे थोड़ी थे वेर आर फैक्टर्स, और व्हाट द फैक्टर्स, शेप साइज कलर एंड केमिकल नेचर एंड ऑल। तो ये तो उसका इमेजिनेशन था, तो इमेजिनेशन तो हम कभी भी बदल सकते हैं। तो हमने कहा लेट आवर इमेजिनेशन भी चेंज। हम कह देते हैं कि भैया दो की जगह तीन एलील होते हैं। तो अगर हम एक और एलील मान लेते हैं और उस एलील को ओ मान लेते हैं, और उसको हमको एक और बात माननी पड़ेगी कि ये जो एलील है, जिस नया एलील जिसको हम बात कर रहे हैं आई वाला, ये एलील रिसेसिव भी है। दिस एलील इज रिसेसिव। तो सिंस इट इज रिसेसिव, तो जब वो दोनों साथ आएंगे तभी आपको एक्सप्रेस करेंगे। तो अब एक बात और क्लियर हो गई कि क्योंकि वो रिसेसिव है तो वो ये वाली कंडीशन के अंदर भी एक ब्लड ग्रुप ए को दिखा सकता है। अगर एक तो ए लाए और दूसरा ओ लाए, या एक बी लाए और दूसरा बी लाए, तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। जबकि ए बी के लिए देर इज़ ओनली वन पॉसिबिलिटी एंड आई के लिए केवल वन पॉसिबिलिटी है। तो हमको इस पूरे ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर क्या क्या चीज़ें समझ आई। ह्यूमन ब्लड ग्रुप को समझाने के लिए हमको तीन चीज़ें नई देखने को मिल रही है। पहली बात क्या है कि it is controlled by three alleles, है ना, instead of two, three alleles instead of just two, है ना। जो मेंडल बोल रहा था कि भैया दो ही होते हैं, इसको यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, देर आर 6 कॉम्बिनेशंस, 6 तरह के कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं। ये जो तीन एलील है वो कितने तरह के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, कॉम्बिनेशन 3, कॉम्बिनेशन 4, कॉम्बिनेशन 5 एंड कॉम्बिनेशन 6। तो ये 6 पेयर्स, मतलब दे कैन अरेंज इन 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ठीक है। और जो तीसरी बात है वो वही है, दैट इज चाहे एलील 3 मिलते हों, लेकिन किसी भी करेक्टर के लिए काम दो ही आएंगे। वन उसमें से फादर से आ रहा होगा और एक मदर से आ रहा होगा, वाइस वर्सा, कोई सा भी फादर से आ रहा होगा, शायद ये फादर से आ रहा है या ये मदर से आ रहा होगा, तो ये अगर ये फादर से आ रहा है तो ये मदर से, अगर ये मदर से आ रहा है तो ये फादर से। तो कोई भी करेक्टर कंट्रोल तो वन पेयर फैक्टर से ही होते हैं। तो करेक्टर्स आर कंट्रोल बाय वन पेयर फैक्टर, बट एलील्स आर
3 डिफरेंट टाइप, तो वो 3 में से कौन से एलील आएंगे, दैट विल डिसाइड दैट व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन आर देयर, एंड दैट इज़ वाई 3 पेयर ऑफ एलील, मतलब 3 एलील जो होंगे वो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स को बता पाएंगे। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। जो भी कुछ कहना चाह रहे थे हम, मेंडल ने क्या कहा कि हर करेक्टर केवल 1 पेयर फैक्टर से कंट्रोल होता है और उसके 2 ही एलील होते हैं, या तो वो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा, कैपिटल वाई होगा या स्मॉल वाई होगा, कैपिटल जी होगा या स्मॉल जी होगा, कैपिटल ए होगा या स्मॉल ए होगा, कैपिटल आर होगा या स्मॉल आर होगा, वाइस वर्सा। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ अगर हमको ह्यूमन ब्लड ग्रुप को समझाना है तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप के 4 टाइप्स मिलते हैं इंस्टेड ऑफ 2, जो कि मेंडल को हर करेक्टर के 2 ही कॉम्बिनेशंस मिले, 2 ही वेरिएशन मिले थे, या तो वो टॉल होगा या डॉफ, या येलो होगा या ग्रीन, या ग्रीन होगा या येलो, या पर्पल होगा या वाइट एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमको 4 तरह के मतलब 4 तरह के फिनोटाइप मिल रहे हैं किसी एक एक्सप्रेशन के, तो दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय जस्ट टेकिंग 2 एलील्स। सो देयर वॉज अ नीड ऑफ थर्ड मोर एलील, तीसरा एलील, और वो हमने डिफाइन भी करा, हमको मिला भी। तो 3 एलील कौन कौन से हैं, तो वो 3 एलील को यहाँ पे लिख देता हूँ। वो कैपिटल आई ए लिखा, या आई इसलिए लिखना पड़ा है क्योंकि आप केवल ए लिख नहीं सकते यहाँ पे, है ना, और आई ए, आई बी एंड आई ओ ना, आई ओ आपको कई सारी बुक में ओ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ओ का मतलब होता है नथिंग। तो आई ए जो है वो एक खास तरह का ग्लाइकोप्रोटीन बना रहा है या एक शुगर बना रहा है, उस शुगर को हम कहते हैं, उस शुगर को हम वो एंटीजन शुगर कहते हैं, और वो एंटीजन शुगर कौन सा है, ए टाइप का बनाएगा। आई बी जो है वो एक शुगर बना रहा है, वो जो है बी टाइप का बनाएगा। तो आई ए जो है वो ए टाइप का एंटीजन शुगर बना रहा है, बी जो है वो बी टाइप का एंटीजन शुगर बना रहा है, और ओ कोई शुगर नहीं बनाता है, नहीं कोई नील, टोटल ब्लैंक। ठीक है, और जब किसी ब्लड के ग्रुप के अंदर ए एंड बी दोनों मिल रहे हैं तो वो एंटीजन ए भी बना रहा है, एंटीजन बी भी बना रहा है, एंटीजन ए वाली शुगर भी बना रहा है, एंटीजन बी वाली शुगर भी बना रहा है, लेकिन कोई उसमें एंटीबॉडी नहीं है। खैर एंटीबॉडी का कहीं डिस्कशन नहीं है इसमें, तो यू डोंट जस्ट ब्रिंग इट। ठीक है, और जो ब्लड ग्रुप ओ है उसके अंदर कोई एंटीजन होता ही नहीं है, नन ऑफ द शुगर इज देयर, तो द सरफेस ऑफ द आरबीसी विल नॉट हैव एनी टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट ऑन दैम। ठीक है, सो दिस इज हाउ ही एक्सप्लेन मल्टीपल एलिलिज्म। और मल्टीपल एलिज्म के साथ में ये एक और चीज़ समझा रही है हमको, और वो चीज़ क्या है, दैट इज कोडोमिनेंस। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, है ना। जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो किसका एग्जाम्पल हो गया, साइमल्टेनियसली इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस किस बात को समझा रहा है कि जहाँ पे मेंडल ने नहीं बताया, मेंडल ने कहा था कि या तो कैपिटल टी डोमिनेंट होगा या स्मॉल टी, या कैपिटल आर होगा या स्मॉल आर। यहाँ क्या देख रहे हैं हम, जब ए टाइप का एंटीजन भी मतलब ए वाला जीन भी और एलील भी डोमिनेंट है, और बी वाला एलील भी डोमिनेंट है, एंड दैट इज़ वाई उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है मेंडल ने नहीं बताई थी। मेंडल के जो जो लॉज थे उससे जो डेविएट कर गए उनको आज अपन ने मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं, उनमें से एक चीज़ हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ ऑल द डेविएशंस वी आर स्टडीड, क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वी स्टडीड को डोमिनेंस, वी स्टडीड मल्टीपल एलिलिज्म, टुडे वी आर कंप्लीटेड इट। पिछली क्लास के अंदर गलती से मैं उसको पॉलीजेनिक ट्रेट बोल गया था, इसलिए मेरे को आज दोबारा इसको रिवाइज करना पड़ा। फिर हमने कल की क्लास में आपको प्लियोट्रॉपी समझाया, वेयर 1 पेयर ऑफ फैक्टर इज कंट्रोलिंग मोर देन 1 कैरेक्टर्स। देन हमने एपिस्टेसिस पढ़ा, वहाँ पे मोर देन 1 पेयर ऑफ फैक्टर्स आर कंट्रोलिंग 1 कैरेक्टर, है ना। उसमें एक ओरिजिनल था, एक कॉम्प्लीमेंट्री था। जो कैपिटल पी था पर्पल कलर के अंदर वो ओरिजिनल था, और जो कैपिटल सी या कैपिटल ई जो भी हमने लिया वो एपिस्टेटिक या कॉम्प्लीमेंट्री था। उसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि वो जो स्कूटर चला रहा था, चलाने वाला तो उसके हाथ में है सारे कंट्रोल, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, उसके पापा जैसे पीछे बैठे हैं, उससे ही उसके एक्सप्रेशन में फ़र्क आ गया। तो जब ऐसे एक्सप्रेशन में फ़र्क आ जाता है विद सम एक्स्ट्रा सम नॉन क्या कहते हैं फैक्टर जो है, उसके कारण अगर कोई फ़र्क आता है तो उसको हम एपिस्टैटिक कहते हैं। ठीक है, और फिर हमने पॉलीजेनिक ट्रेट पढ़ लिए थे। पॉलीजेनिक ट्रेट में अपन ने ह्यूमन स्किन कलर का एग्जांपल दिया था। आई थिंक ऑल दीज आर क्लियर, एंड मैंने आपसे कहा था कि आप पॉलीजेनिक ट्रेट को जो है घर पे रिवाइज करेंगे, आप उसके ब्लॉक्स बनाएंगे। आई थिंक यू मस्ट हैव डन इट। मैं तो सोच ही सकता हूँ, मैंने आपसे कहा तो है नहीं कि दिखाना है, और नहीं तो फिर मैं आपसे ये भी कहूँ कि अच्छा मुझे दिखाना भी है आपको अगली क्लास में। ठीक है, दिखा देंगे, तुम पे तो भरोसा है दूसरे बच्चे कुछ नहीं बोलते हैं।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं विश्वास करता हूँ आप बड़े बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबल सर बच्चे हैं। ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोलती तो हूँ मैं। हाँ बोलो, वो तो दिखाओगे कल तब मालूंगा ना। है। अनन्या, नए लैपटॉप की बधाई हो तुम्हें, मिठाई खाने आ जाए। आ उसी जाओ। उसी पे पढ़ रही हो क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, गुड। तो ये हमने पढ़ लिया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आ, मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा कि मेंडल ने जो भी कुछ अपन मतलब मैंने आपको ये जो पूरा पोर्शन था वो जो है हैपाजार्ड तरीके से बताया, बुक से डिफरेंट तरीके से बताया, जहाँ पे मेरे को सीरीज समझ आ रही थी वैसे। ठीक है। तो मेंडल ने जो कुछ समझाया उसके अंदर मेंडल ने कहा कि भाई वो अपने 3 लॉज जो हैं उसने विद द वर्क ऑफ 8 लॉन्ग ईयर्स उसने काफ़ी कुछ काम किया, तब कहीं जा कर के उसने अपना वर्क सबमिट किया। ठीक है। 8 बोलो 7 बोलो, डिपेंड करता है ना। इफ़ यू गो मंथ बाय मंथ तो 7 ही हो रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी दूसरे तरीके से देखें तो 8 आ जाते हैं। तो हमने 8 पढ़ा था, चलिए आपकी बुक में 7 लिखा है, आप 7 लिखिए। तो 7 लॉन्ग ईयर्स उसने काम किया, और 7 साल काम करने के बाद उसने अपने कुछ लॉज पे पहुंचा, कुछ कंक्लूजन पे पहुंचा। ठीक है। बट वो सबको उसने फाइल कर दिया था, लेकिन नो बडी कुड इवन अंडरस्टैंड हिम। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिए थे फेलियर्स, द रीजंस ऑफ द फेलियर्स ऑफ मेंडल्स वर्क। तो हमने पढ़ा था कि भाई कई कारण थे जिसके चलते कि मेंडल का काम अननोटिस रह गया था। उसमें से पहला था दैट इज़ देयर वाज नो प्रॉपर कम्युनिकेशन। ठीक है, देयर वाज नो वे ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ पे वो एक दूसरे को अपनी बात समझा सकें। ठीक है। तो मेंडल का काम जो है वहाँ के लोगों को समझ नहीं आया, उन्होंने मेंडल से पूछा नहीं, मेंडल ने कुछ उनको समझाया नहीं, और वो ऐसे ही रह गया। तो दबी रह गई बात, उन्होंने कहा हटाने यार इसको, पटको वहाँ पे, कहाँ ज़बरदस्ती कैपिटल टी स्मॉल टी क्या लिख रहा है ये। तो पीपल हैव जस्ट रिजेक्टेड हिम, है ना। सेकंड जो बात अपन ने पढ़ी थी उसका जो उनको समझ नहीं आ रहा था वो था जैसे कि उसने जो है सारी चीज़ों को एक इमेजिनरी यूनिट फैक्टर माना था, जिस फैक्टर को वो बता नहीं पाया। उसने कहा कि ये फैक्टर जो होते हैं वो कैसे हैं, डिस्क्रीट यूनिट है। तो आइदर ऑफ दैट, कैपिटल टी दैट इज़ वो टॉलनेस को एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल टी जो है वो डॉफनेस को एक्सप्रेस करेगा। दोनों के बीच का कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा, टॉल से ज़्यादा बड़ा कोई नहीं होगा, डॉफ से छोटा कोई नहीं होगा, इन दोनों के बीच का कोई नहीं होगा। जो एक्सप्रेशन मेंडल कह रहा है F1 के अंदर जो प्लांट आया वो पेरेंटल टॉल के बराबर का ही था, है ना, जो वो वन ऑफ द पेरेंट के बराबर ही रहेगा। जबकि हम देखते हैं रियल लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो पीपल तो जस्ट जस्ट कंपेयर्ड बाय देयर स्किन कलर्स, देयर हाइट्स, है ना। जो चीज़ें बिल्कुल कॉमन दिखती है वो मटर कहाँ स्टडी करने जाता है। आदमी की इच्छा भी नहीं होगी कि चलो जब मटर का पौधे के अंदर क्रॉस करके देखते हैं वेदर मेंडल्स वर्क वाज रियली करेक्ट और नॉट। उन्होंने तो सिंपल सा लिया कि अरे ह्यूमन कलर में आता ही नहीं, कहाँ की बात कर रहा है, फालतू की बातें कर रहा है, गप्पे मार रहा है करके उसके काम को उन्होंने तूल ही नहीं दिया। तीसरी बात जो है मेंडल ने कहा है फैक्टर के बारे में, फैक्टर कोई दिखा नहीं पाया वो कि भाई ये कहाँ मिलता है फैक्टर, कैसा होता है, किस तरह का दिखता है एंड ऑल। और चौथी जो बात थी मेंडल के फेलियर की वो थी कि भाई वो क्या कहते हैं, उसने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिया है समझाने के लिए। तो बायो वालों के लिए मैथ्स कहाँ, मतलब उन्होंने कहा यार ये तो बकवास करता है, पता नहीं क्या बातें कर रहा है, ऐसी तो कोई चीज़ ही नहीं होती। तो मेंडल का वर्क जो है अननोटिस रह गया कितने साल तक, 35 साल तक। ये यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या लिख रहा है कि ईयर 1900 में 3 साइंटिस्ट हैं। इन साइंटिस्ट के नाम याद कर लेने, मल्टीपल चॉइस में आएंगे। 3 साइंटिस्ट हैं, नाम कौन से हैं, ह्यूगो डुवरीज का नाम हम अब आगे सुनेंगे। और आज के टाइम में ह्यूगो डुवरीज का नाम जो है आपको याद रखना ही है, क्योंकि म्यूटेशन जो वर्ड हम सुन रहे हैं ना, म्यूटेंट वैरायटी, इंडियन म्यूटेंट वैरायटी, अफ्रीकन म्यूटेंट वैरायटी, ऑस्ट्रेलियन म्यूटेंट वैरायटी, अपन खूब पढ़ रहे हैं इससे क्या कहते हैं कोरोना के नाम में। वो व्हाट इज़ द म्यूटेंट, व्हाट इज़ दैट कॉल्ड म्यूटेशन। तो ये म्यूटेशन देने वाले ह्यूगो डुवरीज थे। दूसरे साइंटिस्ट हैं कॉरेंस, और तीसरे साइंटिस्ट हैं शमाक। ठीक है, शमाक का भी नाम आपने सुना होगा। ठीक है, वो सेल थ्योरी देने वालों में से। तो चलिए आप अभी तो आप केवल ये 3 नाम याद कर लीजिए, डिवरीज, कॉरेंस एंड शमाक। ये 3 इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे अलग अलग।
एक दूसरे से मिले नहीं थे, एक दूसरे से बात नहीं करी. दे जस्ट वांटेड टू नो वेदर रियल मेंडल्स वर्क आर रियली क्या कहते हैं करेक्ट वर्क, एंड ये एक्सप्रेशन उसी हिसाब से चलते हैं क्या. एंड सून दे केम टू नो दैट हाँ बिल्कुल जो मेंडल ने कहा वो वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है. तो इसलिए फिर हमने जो है मेंडल को जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स का नाम दे दिया है ना. वो उसकी थ्योरी रीडिस्कवर हुई है. तो यहाँ लिखा है इन ईयर 1903 साइंटिस्ट डी व्रीज, कॉरेंस एंड शेमार्क इंडिपेंडेंटली. देखिए जहाँ वर्ड इंडिपेंडेंटली लग जाता है इसका मतलब वो अलग अलग काम कर रहे हैं. उन्होंने एक दूसरे से मिले नहीं है, सलाह मशवरा नहीं किया, एक दूसरे से समझौता नहीं किया, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है उनकी. तो वो इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर. ठीक है. ऑल्सो बाय दिस टाइम, अब यहाँ से हमारी नेक्स्ट लाइन शुरू होती है. बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट इन द माइक्रोस्कोपी that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division. तो वहाँ उनको सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है उसको समझने का भी मौका मिल गया क्योंकि माइक्रोस्कोप अच्छे वाले आ गए थे. ठीक है. बेटर माइक्रोस्कोप्स वर डेवलप बाय ईयर 1900. और जो 1665 में माइक्रोस्कोप डिस्कवर करा था सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने अपना बनाया था खुद का. रॉबर्ट हुक ने नहीं बनाया था बल्कि एंटन वन लीवेनहॉक ने बनाया था माइक्रोस्कोप. रॉबर्ट हुक ने उससे खरीद लिया था. तो लीवेनहॉक का जो माइक्रोस्कोप था दैट वाज अ मेयर प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, दैट वाज नॉट मोर देन अ हैंड लेंस. वो उसका हैंड लेंस के बराबरी का ही था. ठीक है. उस हैंड लेंस वाले माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में अच्छे माइक्रोस्कोप आ गए. तो जब माइक्रोस्कोप अच्छा आया तो लोगों ने उसके अंदर जो है सेल डिवीजन की को भी स्टडी कर लिया. कब तक कर लिया था? 1885, 86, 87 के अंदर ये काम शुरू हो गए थे. एंड बाय 1889 जो है डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स इवन टुक प्लेस. तो आगे देखिए, दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है उनके बारे में भी पता पड़ा. Due to the appear to double the divide structure in the nucleus that appear to double and divide just before cell division. तो सेल डिवीजन से पहले हर चीज़ जो होती है वो डबल हो जाती है. न्यूक्लियस डबल हो जाता है, फिर डिवाइड हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, सेंट्रोसोम. लेटर ऑन दे इवन फाउंड अ कलर्ड बॉडी. एक न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखे जिनको कलर किया जा सकता था और उनको नाम दिया क्या? क्रोमोसोम्स. है ना. क्रोमा का मतलब होता है कलर. वर्ड क्रोमा स्टैंड फॉर कलर्ड, सोमा स्टैंड फॉर बॉडी. ऐसी बॉडीज जिनको कलर किया जा सकता है. जब स्टेन डालते थे तो स्टेन ले लेते थे क्रोमोसोम्स एंड दे कुड बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड एज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन. क्योंकि हम बात सेल डिवीजन की कर रहे हैं तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स कुड बी क्लियरली विजिबल. और जब और स्टडी करा तो उनको कई सारी चीज़ों के बारे में मालूम पड़ा. देखिए, लेकिन ये काम जो कर रहे हैं ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर कर रहे हैं. जिसने क्रोमोसोम की स्टडी करी या जिसने सेल डिवीजन की स्टडी करी उसने शायद मेंडल के लॉज नहीं पढ़े होंगे या उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा होगा. ठीक है. अरे हम यहाँ से कई बार रोड ट्रिप पे जाते हैं, कई सारी जगहों पे जाते हैं. हमको शायद पता ही नहीं होगा कि वो जगह जिस जगह से हम निकले हों किस चीज़ के लिए मशहूर है. कई दिनों बाद अपन टीवी में कुछ देखते हैं कि अरे उस फलानी जगह पे फलानी मंदिर है या फलाना बिल्डिंग है दैट इज़ वेरी फेमस. वो बोले अरे यार अपन तो उसके सामने से निकले थे, अपन ने तो देखा ही नहीं. अगर अपन को पता होता तो, है ना. मैं ही कितनी बार निकले आया अहमदाबाद के उधर से, तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देख कर क्या हूँ, है ना. एक बार गए थे तो कहीं के कहीं पहुंच गए थे. तो बात यही होती है. तो है ना, उसका इंटेंशन ही नहीं था कि वो क्रोमोसोम्स की स्टडी मतलब वो पेड स्ट्रक्चर्स की स्टडी करे, है ना. मेंडल ने देखिए मैं आपको एक छोटा सा एक एनालॉजी बताता हूँ इसको. इस तरह से मान लीजिए एक एटीएम में लूट हो जाती है ना. एटीएम में लूट हो जाती है और एटीएम का जो कैमरा है उसको स्टडी करने में मालूम पड़ता है कि दो बंदे आए थे. एक जो है वो 4-4.5 फीट की हाइट का था, गुट्टा था, है ना. और एक जो था वो थोड़ा लंबा था और वो फ्रेंच कट दाढ़ी वाला था और उसके पैर में लगी हुई थी, वो लंगड़ा के चलता था. ठीक है. तो पुलिस को ये क्लू मिले हैं, 4 क्लूज. 6 फीट लंबा आदमी, फ्रेंच दाढ़ी है उसके पास और वो लंगड़ा के चलता है, और एक 4 फीट का आदमी है. इन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें जो है वो पूरे मतलब इनका अपना एक इंटरनेट होता है उस पर डाल देते हैं तो वो सब जगह पहुंच जाती है. तो सबको मालूम पड़ गया भाई ऐसा कोई आदमी आपको दिखे तो पकड़ लो और इस पर जांच शुरू कर दो. तो हर आदमी जो 6 फीट का और दाढ़ी दिख रही हो आप उसको पकड़ लेंगे,
है ना। कोई 6 फीट का हो सकता है, लंगड़ा हो सकता है, दाढ़ी नहीं है तो बोले दाढ़ी तो कटा ली होगी उसने, या फिर कुछ और हो। तो अपन हर उस आदमी को डाउट की नज़र से देखते हैं। से फॉर एग्जांपल आपको एयरपोर्ट पे किसी को रिसीव करने के लिए भेज दिया कि बेटा वो आपके अंकल आ रहे हैं या आपकी मौसी आ रही है अमेरिका से। आपने अपनी मौसी को कभी देखा नहीं, से फॉर एग्जांपल आपने कभी उनका फ़ोटो भी नहीं देखा हो, जस्ट टेक एन एग्जांपल जस्ट, ठीक है। अब आप एयरपोर्ट पे चले गए, अब वहाँ से जो भी है तो आपको, आपने कहा होगा मम्मी मैं पहचानूंगी कैसे, तो बोले ऐसा है कि मैं आंटी से मौसी से पूछ लेती हूँ कि भाई वो क्या पहन करके आएगी, तो उन्होंने कहा कि भाई वो ब्लू जीन्स रेड टॉप पहन कर आएंगी और उनके जो है वो कंधे तक बाल हैं, खुले हुए बाल रखेंगे। तो आप हर ऐसे पर्सन को जिसको रेड टॉप पहना हुआ देखा आपने, बोलो अरे वही होंगी, तो बाल देखेंगे आप, बाल भी आपको वैसे देखे तो फिर आप जीन्स देखेंगे। लेकिन ये कोई क्लू नहीं है ना। ऐसा ही मेंडल ने केवल 3 बातें बताई हैं अपने फैक्टर के बारे में। फैक्टर्स आर फाउंड इन पेयर, फैक्टर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड सेक्टर रीयूनाइट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो ये तो सेल डिवीजन में ही मालूम पड़ सकता है। when we study the cell division we can look for these 3 things, बट जो सेल डिवीजन को स्टडी कर रहा था उसने कभी इमेजिन भी नहीं करा था कि ये भी करना है ना। तो वही बात हो गई, जैसे हम किसी शहर के सामने से निकलें और हमको पता ही नहीं हो कि वहाँ पे कुछ और भी चीज़ है जिसको अपन देख सकते हैं, है ना। वी में इवन हैव टाइम, और हम सिंपली कार में बैठ करके जो है और टाइम किल कर रहे होंगे, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि यार ये इस शहर में कुछ मशहूर है, चलो अपन घूम के आते हैं। वैसे ये जो लोग थे जो सेल डिवीजन को स्टडी कर रहे थे वो क्रोमोसोम तक भी पहुंच गए थे, और उनको ये भी मालूम पड़ गया था कि क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर, क्रोमोसोम पेयर्स में मिलते हैं। क्रोमोसोम सेग्रीगेट भी हो जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जी एक ही आता है। क्रोमोसोम सेग्रीगेट भी हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, एंड क्रोमोसोम रीयूनाइट ऑल्सो, रीयूनाइट टू मेक पेयर। मेंडल ने यही 3 चीज़ें तो बोली थी, क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, दैट इज फैक्टर्स आर फाउंड इन पेयर, फैक्टर्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, एंड फैक्टर रीस्टोर देयर पेयर्ड स्टेट ऑन फर्टिलाइजेशन। क्रोमोसोम भी वही कर रहे हैं, क्रोमोसोम भी पेयर में मिलते हैं, क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट हो जाता है गैमेट बनते समय, और क्रोमोसोम भी रीयूनाइट हो जाते हैं टू मेक पेयर स्टेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो देयर वाज अ सिमिलैरिटी। पर ये जो बंदे हैं ना जो स्टडी कर रहे हैं सेल डिवीजन को, वो नहीं जान रहे इसके बारे में, उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब बात करते हैं 1902, 1902 की बात है। 1902 में क्या है, दोस्त सुनो, इसको बंद कर लो। 1902 में 2 साइंटिस्ट अलग अलग स्टडी कर रहे हैं, है ना। 2 साइंटिस्ट, एक का नाम है सट्टन और एक का नाम है बावरी। सट्टन वो स्टडिंग अबाउट क्या कहते हैं, ग्रास होपर, द सेल डिवीजन और गैमेट फॉर्मेशन इन ग्रास होपर, एंड बावरी वॉज स्टडिंग इन सी अर्चिन। सी अर्चिन समुद्र में मिलने वाली एक क्या कहते हैं इकाइनोडर्मेट है, उसके बारे में बावरी वॉज स्टडिंग, एंड सटन वॉज स्टडिंग अबाउट ग्रास हॉपर। दे बोथ वर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे को जान रहे नहीं है ये भी। तो सटन एंड बावरी, पूरे नाम इनके यहाँ पे दे रखे हैं, आप नाम देख लीजिए। Walter Sutton and Theodore Bowery noted the behavior of the chromosome was parallel to the behavior of genes and used in the chromosomal movement। देखिए जीन्स भी मैंने आपसे बताया कि जीन को तो बहुत बाद में आएगा नाम, अभी जीन का नाम नहीं आया था। जीन नाम वॉज नेम जीन वॉज अ टर्म जीन वॉज गिवन इन 1907, वी आर इन 1902 राइट नाउ। 1902 की बात हम कर रहे हैं। 1902 में 2 साइंटिस्ट है, एक का नाम है सटन और एक का नाम है बावरी, एंड सटन वॉज स्टडिंग अप सी अर्चिन एंड बावरी वॉज स्टडिंग अबाउट ग्रास होपर, ठीक है। और इनको क्या चीजें मिली, इनके अंदर कुछ चीज मिली जो पेयर में मिलती है। दे कम अक्रॉस सम थिंग्स जो कलर्ड भी होती हैं, तो उसका नाम तो हमने क्या दे दिया कलर्ड बॉडी को, क्रोमोसोम्स, क्योंकि क्रोमोसोम्स की स्टडी तब तक हो चुकी थी। दे केम टू नोटिस दैट बिहेवियर, क्रोमोसोम की स्टडी इन्होंने नहीं करनी है, क्रोमोसोम की स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है, बट द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम, व्हाट दे फाउंड कि क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर्स, और जब गैमीट बन रहे हैं तो वो अनपेयर हो जाते हैं और वो अलग अलग गैमीट्स में चले जाते हैं, और फर्टिलाइज होते हैं तो वापस पेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है। ये तो बहुत
अच्छी बात है। यही तो बात जो है मेंडल ने बताई थी, है ना। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन्स। जो चीज़ को मेंडल ने बताया था अबाउट द फैक्टर्स, जिसको आज हम जीन नाम से जान रहे हैं टुडे, अभी हम आज के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो हम इसको जीन नाम से जान रहे हैं, और क्रोमोसोम्स के बारे में। ठीक है, क्या मिला है अपन को अभी यहाँ पे, इसने इस बुक वाले ने क्या किया, इसने बताया नहीं कि कौन सा क्रोमोसोम है कौन सा जीन है। तो यू कैन इमेजिन दिस इज़ अ क्रोमोसोम और दिस इज़ अ क्रोमोसोम और दिस इज़ अ जीन और दिस इज़ अ जीन, वॉट एवर इट इज़। तो अगर हम इसको मानते हैं, जो भी है स्टडी कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है कि क्रोमोसोम, जो बात मिल रही है कि क्रोमोसोम अकर्स इन पेयर। मेंडल भी कह रहा है कि फैक्टर्स भी जो हैं वो पेयर में होते हैं। अगर मैं ये वाला मान लेता हूँ कि ये मेंडल का फैक्टर है, तो मेंडल क्या कह रहा है कि फैक्टर सेग्रीगेट ऑन द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। तो क्रोमोसोम के अंदर भी उनको यही मिल रहा है, सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। और तीसरी बात क्या है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट टू वन अनदर। और यहाँ पे भी कह रहा वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट टू अनदर। अब आपसे यहाँ पे पूछा है कि भाई इनमें से कौन सा फैक्टर, कौन सा क्रोमोसोम होगा और कौन सा जीन होगा। नाउ कैन यू टेल विच ऑफ दीज कॉलम इज रिप्रेजेंटिंग, ए और बी रिप्रेजेंटिंग क्रोमोसोम्स एंड विच वन इज रिप्रेजेंटिंग जीन। आप बता सकते हैं क्या? आपको कुछ लगता है इनमें से कि भाई इनमें से क्रोमोसोम कौन सा होगा और जीन कौन सा होगा? एक ही लाइन में इनका डिफरेंस है, लास्ट वाली लाइन में, है ना। लास्ट वाली लाइन क्या कह रही है, हम यहाँ पे देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। एक क्रोमोसोम का पेयर जो है दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, जबकि यहाँ ये कह रहा है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट टू वन अनदर। यहाँ पे पेयर दूसरे से कोई मतलब नहीं है, हर फैक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट मूव। तो ये जो है वो जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्रोमोसोम जो है वो पूरा का पूरा ही आता है एक साथ। अच्छा, अभी हम मेंडल मतलब सटन एंड बाउरी के वर्क पे चलते हैं। सटन एंड बाउरी ने क्या देखा, दे फाउंड ड्रास्टिक सिमिलरिटीज बिटवीन द जीन्स एंड द क्रोमोसोम्स। व्हाट मेंडल सेड अबाउट द जीन्स, मैं इस जीन्स को बल्कि फैक्टर लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रिसाइज, है ना। फैक्टर्स, जीन तो बाद में आया नाम। तो मेंडल ने क्या कहा फैक्टर्स के लिए कि फैक्टर पेयर में मिलते हैं, फैक्टर सेग्रीगेट हो जाते हैं और फैक्टर रीयूनाइट होकर पेयर हो जाते हैं। और ये क्या स्टडी कर रहे हैं अबाउट द क्रोमोसोम, दे आल्सो कम टू नो दैट द क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर, क्रोमोसोम आल्सो सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड क्रोमोसोम्स आल्सो रिस्टोर्ड पेयर स्टेट इंडिपेंडेंट टू अदर, है ना। वो अभी अपन नीचे देखेंगे, पॉसिबिलिटी 1 पॉसिबिलिटी 2 जो ये नीचे लिखे हुए हैं इसके अंदर। तो यहाँ हमने क्या देखा कि भाई ये एक दूसरे के से बिल्कुल सिमिलरिटी रख रहे हैं। तो आनन फानन में बड़े खुश हुए ये, और इन्होंने क्या एक लॉ दे दिया, उस लॉ को हम कहते हैं क्रोमोसोमल लॉ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने फटाफट में जल्दबाजी में एक लॉ या एक थ्योरी सबमिट कर दी। उस थ्योरी को कहते हैं भाई, लगता है ना कि यार ये बिफोर किसी और के हाथ लगे उससे पहले जो है अपन इसको समझा दो। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक नाम दे दिया इसको कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। एंड व्हाट डू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सेज, इट सेज दैट व्हाट मेंडल सेड अबाउट द फैक्टर इज नथिंग बट दे आर क्रोमोसोम्स। ठीक है, एक ही लाइन में इसका आंसर आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। व्हाट मेंडल सेड अबाउट फैक्टर्स आर नथिंग बट क्रोमोसोम्स। ये बोल करके और उन्होंने जो है तहलका मचा दिया इस जगत में, साइंस में, जेनेटिक्स की साइंस में। तो लोग बाग तो ढूंढ रहे थे, जैसे वो एटीएम चोर को अपन ढूंढ रहे हैं कि भैया अरे वो इसने तो मतलब 5 लाख रुपए का एटीएम उड़ा लिया है और उसके अंदर तो इतने रुपये थे और ये कैसा कर लिया, और मतलब कल को दूसरे भी हो जाएंगे। और हम लोग तो फिर बातों का राय का पहाड़ बनाने में मशहूर होते हैं। तो हमने कहा अरे ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, और एटीएम की सेफ्टी नहीं है तो हमारे घरों की क्या रहेगी एंड ऑल। तो ऐसे मतलब तो जैसे ही एटीएम का चोर पकड़ा जाएगा सबकी आंखें उस पर होगी, बोलो अच्छा। तो मतलब वो बहुत बहुत विचित्र बात है। ठीक वैसा ही यहाँ पर हो रहा है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ तो लिया था सबने, लेकिन किसी को मालूम नहीं है क्रोमोसोम कहाँ, सॉरी फैक्टर्स के बारे में पढ़ तो लिया था सबने, लेकिन पता नहीं है कि फैक्टर मिलते कहाँ। वो तो क्वेश्चन अनआंसर्ड थे। तब सटन एंड बाउरी ने फटाफट अपना लॉ दे दिया, उसको क्या है लॉ मतलब थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बट सून दे रियलाइज देयर वाज एक टोटका फंस गया वहाँ पे।
soon they realize कि the number of factors are many. किसी भी अगर मैं अपनी बात करूं, अगर ये मेरा थोबड़ा है केवल, आपको दिख रहा होगा, नहीं तो आप अपना भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो हमारा फेस है, इसके अंदर अपने बाल, अपना आँखें, आँखों का शेप, आँखों का कलर, आँखों में भौं का साइज़, ये जो भवें हैं उसकी साइज़, आई लैशेस है उसकी साइज़, है ना, और कान है उसका शेप, नाक है उसका शेप, स्किन का कलर, और जो भाल है कितना चौड़ा है, और गाल हैं वो कैसे उभरे हुए हैं, या चीक कैसे हैं, डबल चिन आ रही है, सिंगल चिन आ रही है, लिप्स कैसे हैं। आपके तो खैर मुस्टासेस नहीं होंगे, हम मेल्स में हम ये भी कह सकते हैं मुस्टासेस कैसी हैं, बियर्ड कैसी हैं, और हमारे फेस में ही मिल जाएंगे 23 पेयर से ज़्यादा, 23 से ज़्यादा फैक्टर्स। और जबकि इंसान में कितने क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं? 23 पेयर्स। अगर हम मान रहे हैं कि 1 फैक्टर इज इक्वल टू 1 क्रोमोसोम, गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि फिर तो वो तो हमारे फेस के ही टोटल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, पूरी बॉडी में तो पता नहीं कितने होंगे। ऑन recent studies we found that human being has got somewhere between 30,000 to 40,000 factors on आज की लाइट में, है ना, इन टुडेज लाइट। जब हम जेनेटिक्स के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, तब हमने ये पढ़ के समझ लिया कि इंसान के अंदर करीब करीब 30 से लेकर 40,000 फैक्टर्स मिलने चाहिए, 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में। तो क्रोमोसोम तो केवल 23 ही है, मतलब 23 फादर से आए, 23 मदर से आए, पेयर की बात कर रहे हैं ना, तो 23 पेयर्स ही तो हैं। तो 23 पेयर से 30,000 कहाँ कंट्रोल हो रहा है? इसका मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस व्हाट मेंडल वाज, व्हाट सटन एंड बाउरी पुट फॉरवर्ड वाज रॉन्ग। तो जैसे उनको रियलाइज हुआ, उन्होंने इमीडिएटली उसको करेक्शन भी कर दिया, और उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोम अपने आप में एक फैक्टर है, बट क्रोमोसोम्स आर द कैरियर्स ऑफ द फैक्टर्स। क्रोमोसोम्स आर द कैरियर्स ऑफ फैक्टर। अगर ये पेन जो है आपको दिख रहा होगा, यू कैन सी, है ना, तो बोलो बच्चे। नहीं। अच्छा, तो मेरे को बुक हटानी पड़ेगी। एनीवे, आप ये मान लीजिए जैसे आपके हाथ में कोई पेन होगा, यू विल डेफिनेटली मे बी हैविंग सम पेन, तो वो पेन को अगर आप एक क्रोमोसोम मान लेते हैं, तो उस पर कुछ ब्रांड नेम लिख रहा होगा, उस पर कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे, उसका कोई मॉडल नाम लिखा होगा, मे बी सेलो, मे बी रोमेओ। ये मेरे हाथ में रोरिटो का है ना, दूसरा पेन यहाँ पे मेरे हाथ में है वो लग्जर का है, तीसरा मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है वो क्या है, होसर का है ना। ऐसे बहुत सारे पेन है, हर पेन के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। अगर ये मान लेते हैं कि ये पेन जो है एज ए होल दैट इज़ अ क्रोमोसोम, तो इसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है, जो भी कुछ लिखा हुआ है, वो सब उसके जीन्स हैं। तो अ पेन कैन बी ए कैरियर ऑफ जीन्स, अ पेन कैन बी अ कैरियर ऑफ नंबर ऑफ जीन्स। सिमिलरली ए क्रोमोसोम कैन बी ए कैरियर ऑफ जीन्स। ठीक है, 2 मिनट के लिए मैं इसको अनशेयर कर देता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगी, बुक को आप मुझे देख पाएंगे अच्छे से। इसको कहाँ से हटाना है? तो अगर मैं मानूं कि मेरे हाथ में एक पेयर पेन है ना, डबल डबल कैमरा लग रहा है। तो अगर ये मानता हूँ कि ये पेन है ना, एक पेयर, तो ये एक पेयर पेन जो है, एक जैसे ही मान लीजिए आप इनको, तो ये 1 पेयर क्रोमोसोम है। तो इसके ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ है डिटेल्स, ये जो है दे आर इक्वल टू जीन्स, दीज आर इक्वल टू जीन। तो जो इसमें लिखा होगा वही इसमें लिखा होगा। अगर ये सेम ब्रांड के होते हैं, ऐसा मेरे पास पेन नहीं है जो सेम ब्रांड के हों, सेम मॉडल के हों, पर आप ये मान लीजिए कि सेम ब्रांड सेम मॉडल के हैं, तो जो भी कुछ इसमें लिखा है वो वही इस पर लिखा हुआ है। तो जब भी ये साथ आएंगे तो उनके फैक्टर साथ आ गए, और जब ये सेपरेट होंगे, सेग्रीगेट होंगे, तो उनके फैक्टर सेग्रीगेट हो गए, अनपेयर हो गए। और जब ये रीयूनाइट हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन से, ये फादर से आया और ये मदर से आया है, तो ये वापस आएंगे तो वापस पेयर स्टेट आ जाएगी। और जो फैक्टर यहाँ पर है वो का वही फैक्टर यहाँ। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे फैक्टर आँख के कलर का है इस जगह पे, तो ये कि यही आँख का कलर का होगा, बस टाइप डिफरेंट हो सकता है। वो ब्राउन कलर को दिखा रहा होगा शायद, ये ब्लैक कलर को। अगर यहाँ कहता हूँ कि वो नोज़ शेप के लिए है, वो ब्लंट नोज़ के लिए, और ये पॉइंटेड नोज़ के लिए। ठीक है, अगर मैं कह सकता हूँ ये थिक लिप्स के लिए, ये थिन लिप्स के लिए। अगर मैं कह सकता हूँ ये ब्लैक हेयर कलर के लिए, ब्राउन हेयर कलर के लिए। तो वो जो फैक्टर्स आएंगे उसके बाद डिसाइड करते रहें कि उनमें से कौन सा डोमिनेंट है, कौन एक्सप्रेस करेगा और कौन नहीं करेगा। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये,
दिस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की स्टडीज़ के अंदर जो है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल गया, क्योंकि उससे पहले यही पता नहीं था कि फैक्टर होते हैं। भाई मेंडल ने तो कहा फैक्टर होते हैं, पर कहाँ होते हैं भाई, बताओ तो सही कहाँ होते हैं। तो मेंडल बता नहीं पाया था फैक्टर कहाँ होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या शेप होता है, क्या साइज होता है, किसके बने होते हैं। ऑल दोज क्वेश्चंस वर अनआंसर्ड। नाउ वन क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि फैक्टर्स आर फाउंड इन पेयर्स एंड दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। क्योंकि एक बात क्लियर थी कि जब क्रोमोसोम नहीं जा रहा है तो उससे रिलेटेड कई सारे करेक्टर नहीं आ रहे थे। जब ये ग्रास होपर पे या सी अर्चिन पे एक्सप्रेशन स्टडी कर रहे थे तो दे फाउंड कि अगर इफ वन ऑफ द क्रोमोसोम इज नॉट देयर तो उससे रिलेटेड कई सारे करेक्टर गायब हो गए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का हमको आंसर मिल गया, क्या कि फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। तो नाउ टुडे वी कैन से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को हम थोड़ा सा एलाबोरेट करके एक लाइन में लिख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स आर द कैरियर्स ऑफ फैक्टर्स। उससे बोलने से क्या होगा, कैरियर्स ऑफ फैक्टर बोलने का मतलब क्या होगा कि एक क्रोमोसोम पे कई सारे फैक्टर होंगे। ईच क्रोमोसोम विल हैव नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑन इट। ओके, दैट्स ऑल। तो मैं नई मीटिंग शुरू करता हूँ एंड कुछ बातें क्लियर हो गई कि भाई क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं एंड वेयर आर फैक्टर्स लोकेटेड। अब जब हमको ये मालूम पड़ गया कि फैक्टर्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है तो हम जो है उसको बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल दिस इज़ हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने चाह रहे हैं। ये हमारा एक पेयर क्रोमोसोम है, जो टॉल प्लांट है उसका कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। दूसरी तरफ भी एक प्लांट है, उसके अंदर भी जो है फैक्टर्स होंगे, लेकिन इसके पास स्मॉल टी है। गैमीट बनते समय ये क्रोमोसोम ऐसे सेग्रीगेट हो गए, एक कैपिटल टी इधर चला गया, एक कैपिटल टी इधर आ गया। इसके सेग्रीगेट इस तरह से हुए कि एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी इधर चला गया और एक स्मॉल टी इधर आ गया। ठीक है, ये अगर मान लीजिए एग है और मान लेते हैं ये पॉलन है, तो इनमें से भी कोई पॉलन ने किसी अंडे को फर्टिलाइज किया होगा एंड द कंडीशन विल बिकम कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे दो प्लांट को लेके क्रॉस कर लेंगे तब भी एक ही तरीका रहेगा। सो देयर इज़ नो सच प्रॉब्लम। इसको समझाने में हमको कोई दिक्कत नहीं आई बाय टेकिंग द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। से फॉर एग्जांपल कैपिटल टी इज़ लोकेटेड हियर, तो उसका ये जो काउंटर पार्ट जीन होगा वो उसी की जैसे दूसरी जगह पे, दूसरे वाले क्रोमोसोम उसी जगह पे लगा रहेगा। ये लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कैसा लगा है, ये क्रोमोसोम कैपिटल टी है और ये वाला क्रोमोसोम स्मॉल टी है। जब इसके गैमीट बनेंगे तो आप गैमीट बना दीजिए इनके, जिनमें एक में कैपिटल टी होगा, एक में स्मॉल टी होगा। ऐसे इसमें एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा। और जब आप इनको सेग्रीगेट करके लेकर के आ रहे हैं तो कैपिटल टी यहाँ आ गए। चलिए अब मैं क्रोमोसोम नहीं बना रहा, सीधे ऐसे ही बता रहा हूँ। और यहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आ गए, इधर से स्मॉल टी और इधर से कैपिटल टी वाला क्रोमोसोम आ गया, और इधर से स्मॉल टी वाला क्रोमोसोम आ गया। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। देयर इज़ नो कन्फ्यूजन एट ऑल। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझाने में हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं आया। चलिए डाईहाइब्रिड क्रॉस में आएगा क्या कन्फ्यूजन? आई डोंट थिंक सो। देखते हैं। ये एग्जाम्पल आपके बुक में जो दिखा रखा है डायग्राम, वो डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए है। इसके बदले में हम अगले पेज पे चल जाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा वाला डायग्राम दे रखा है। यहाँ दो पॉसिबिलिटी दे रखी है, इनको समझ लेते हैं। यहाँ दो पॉसिबिलिटी दे रखी है। क्या दिया है? दो पॉसिबिलिटी मतलब टू पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर शोन। दिस इज वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड दिस इज अनदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो लेट अस स्टडी, लेट अस सी। यहाँ अगर हम कैपिटल आर क्या लेना है अपन को, हम इसके लिए राउंड एंड येलो वाला एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। और हम इनको इस तरह से लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक प्लांट का, और दूसरा वाला प्लांट के अंदर भी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो हमने क्या किया है यहाँ पे इसको समझाने के लिए, वी आर टेकन
थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। हाँ। तो हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ये वाला एग्जांपल है, क्या बड़े वाले क्रोमोसोम है, उसको मैं आर से लिख देता हूँ, तो इसके ऊपर ये कैपिटल आर है तो ये स्मॉल आर है। यहाँ वाले पे कैपिटल वाई है तो ये स्मॉल वाई है। यहाँ पे ये कैपिटल आर है तो ये स्मॉल आर है। ये कैपिटल वाई है तो ये स्मॉल वाई है। अब गैमीट बनते समय देर इज अ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा ना हमने वहाँ पे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि भाई इस वाले के साथ में ये भी जा सकता है, इस वाले के साथ ये भी जा सकता है। तो देखिए इस वाले केस नंबर 1 के अंदर क्या देख रहे हैं हम, कैपिटल आर के साथ में कैपिटल वाई गया, ग्रीन वाला कैपिटल वाई है ना, और येलो को अपन ने स्मॉल आर से दिखाया और यहाँ स्मॉल वाई से दिखाया। दूसरे वाले केस के अंदर क्या है, जो ब्राउन कलर का दिया है उसको कैपिटल आर लिखा है, और रेड कलर जो है वो यहाँ ब्राउन के साथ ग्रीन था, और यहाँ पे इसने जो है वो इसने कॉम्बिनेशन उल्टा कर दिया। मेरे को गलत, मैंने गलत लिख दिया वहाँ पे, थोड़ा सा सुधार देते हैं। अपन ने ग्रीन को कैपिटल वाई माना है ना, तो यहाँ कैपिटल वाई इधर हो गया और स्मॉल वाई इधर हो गया। तो यहाँ आर के साथ में क्या आया, कैपिटल आर के साथ में स्मॉल वाई, और उधर स्मॉल आर के साथ क्या गया, कैपिटल वाई। और जो फैक्टर बनेंगे उस हिसाब से बन जाएंगे सेग्रीगेट होने के बाद। यहाँ कैसे वाले बने हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ है स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये पेरेंटल टाइप है, और ये नए कॉम्बिनेशन हो गए, देख लीजिए, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये पेयर्ड थे, वो सेग्रीगेट हुए हैं केवल। और यहाँ स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये दो नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई। और आगे तो आप जानते ही हैं, फिर इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो 9:3:3:1 रेशियो आ जाएगा। तो सटन एंड बाउरी ने अपने हिसाब से ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को पूरी तरह से समझा दिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी और डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी। एंड देयर नेम इज़ बीन रजिस्टर्ड। जब जब हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स तब तक हम सटन एंड बाउरी को पढ़ेंगे। सटन एंड बाउरी ने अपने आप में कुछ भी नहीं किया था, नीदर दे वेंट टू डिस्कवर क्रोमोसोम्स, नॉट दे वेंट टू डिस्कवर जीन्स, नॉट दे जैसे कोई एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। दे वर जस्ट स्टडिंग, एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड बाय समवन एल्स, दे वर जस्ट स्टडिंग अबाउट देम, है ना। और उनके हाथ में जो है क्या कहते हैं, ये थ्योरी आ गई, है ना। हाँ, ये बात है कि उन्होंने उनको मैनिपुलेट करके साथ लेकर के आए, तो अगर वो नहीं लेके आते तो प्रोबेबली दिस थ्योरी वुड हैव नेवर कम इनटू बीइंग। तो आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस समझ आ गई। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो बड़े सिंपल वर्ड्स के अंदर इसको समझाती है, जो वर्क विच वॉज डन बाय समबडी एल्स हु हैज स्टडीड अबाउट द सेल डिवीजन, and they came across the thread-like structure which could be stained and which were found in pair, and they were showing the behavior which was at par to the behavior which forward by क्या कहते हैं Mendel for his factor. Mendel said the chromosomes are found in pair, factors are found in pair, chromosomes are also found in pair. Mendel said factors segregate हो जाते हैं gamete बनते समय, and this Sutton and Bowry also found that the chromosomes also segregate during gamete formation. And Mendel said कि on fertilization one of the factor come from father, another come from mother, and they will again restore the paired state. और इन्होंने Sutton and Bowry ने पाया कि क्रोमोसोम में भी तो वैसे ही हो रहा है, तो इसका मतलब जो चीज़ मेंडल फैक्टर के लिए बोल रहा है वो क्रोमोसोम्स ही हैं। और फिर उन्होंने जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस विच आई टॉट यू इन द विच आई एक्सप्लेन इन द प्रीवियस पेज, एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस विद दिस इलस्ट्रेशन ही कुड इजीली explain, and he could even explain independent assortment. यहाँ पे ये लिखा हुआ है independent assortment of the chromosome, कि ये कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई जाए, रेड ब्राउन के साथ ग्रीन ही जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, येलो के साथ रेड ही जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, ब्राउन के साथ रेड भी जा सकता है, येलो के साथ ग्रीन भी जा सकता है। तो द क्रोमोसोम्स कुड ईजिली इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड। तो इन्होंने अपने जो कॉलर होते थे उस टाइम तो बड़े बड़े होते, तो कॉलर उन्होंने जिग-जैग किया होगा, बोला है हम तो जीत गए करके, ठीक है। बट व्हाट इफ, अब मेरी बात पे ध्यान देना आप, व्हाट इफ, मैं ये सबको मिटा रहा हूं जो भी कुछ यहां पे बना है, व्हाट इफ बोथ द फैक्टर्स वुड हैव लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम,
वॉट इफ बोथ द फैक्टर्स वर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम। उसने ये दो पेयर क्रोमोजोम लेके चालाकी करी है। अगर हम ये मानते कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों जो है एक ही क्रोमोजोम के ऊपर लगे हुए हैं, तो क्या होता भाई? आ जाओ। अगर कैपिटल आर वहाँ पर है और कैपिटल आर वहाँ है, कैपिटल वाई भी यहाँ होता, और स्मॉल आर वहाँ है, स्मॉल वाई भी यहाँ होता। कैपिटल आर वहाँ है, कैपिटल वाई यहाँ होता, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई यहाँ होता। अब करो अलग, कैसे करोगे आप? अब तो कैपिटल आर कैपिटल वाई हमेशा साथ ही जाएंगे, दूसरे क्रोमोसोम से हमें क्या मतलब? तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गए, और ये यहाँ कैपिटल आर के साथ में स्मॉल वाई आया, यहाँ कैपिटल आर के साथ नहीं, यहाँ तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई ही जाएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ क्या है? स्मॉल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ है स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो हमको पेरेंटली वेराइटी मिलेगी, नया कॉम्बिनेशन तो मिला ही नहीं। और रेशो हमारा कैसा आ जाना चाहिए? 3:1, जो गलत हो जाता। तो अब आपको एक बात और बता देता हूँ यहाँ पे फिर से, कि मेंडल तो लकी था भाई। मेंडल वॉज वेरी लकी। मेंडल पे तो भगवान का आशीर्वाद था। मेंडल को ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं मिला, जितने भी उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया उनमें कोई भी ऐसा डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं था वेयर बोथ द फैक्टर्स वर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। सो नन ऑफ देम, क्या कहते हैं, फेल टू शो और एक्सप्रेस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हर क्रोमोसोम, हर जो डाई हाइब्रिड क्रॉस उसने लिए उनके क्रोमोसोम दो अलग, मतलब उनके फैक्टर दो अलग अलग क्रोमोसोम पे लगे हुए थे। सो उन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाया। इसको कहते हैं लक, पर्सन बॉर्न विथ अ गोल्डन स्पून। तो उसके पास उसका भाग्य ऐसा था, उसका उसका लक ऐसा था कि जो चीज़ उसने स्टडी करी, क्या स्टडी करा उसने? जितने भी डाई हाइब्रिड क्रॉस उसने स्टडी करे उनके सारे फैक्टर जो हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पे लगे हुए थे। तो क्योंकि वो अलग अलग क्रोमोसोम पे लगे हुए थे, दे कुड इजीली शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हैड दे बीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, हाउ दे वुड हैव बीन इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड? फिर तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता ही नहीं। फिर तो जो है वो साथ साथ ही बिहेव करते और 3:1 का रेशो आता। 3 टाइम ये वाले डोमिनेंट पेरेंट आते और 1 टाइम ये वाले आते रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, तो ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमको मिल रहा है ये तभी पॉसिबल है व्हेन दे आर लोकेटेड ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम। मेंडल लकी था। ठीक है, अब इसमें क्या डेविएशन आते हैं इसको हम कल की क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि वो तो थोड़ा लंबा काम है ना। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। आज जो पढ़ा है हमने, आपको कोई डाउट है इसके अंदर तो हम चर्चा कर सकते हैं अभी। वी कैन हैव अ डाउट सेशन। और अभी तक जो पढ़ा है हमने उस पर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर वो जो आपने पढ़ाया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, या वो आपने जो पढ़ाया था फिनोटाइपिक रेशो, जीनोटाइपिक रेशो, मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया आपको। आप ये समझ लेना ये चैप्टर तो हम दोबारा पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे जब भी कभी हम फिजिकल क्लास लेंगे ना, जब आमने सामने बैठेंगे तब। क्योंकि ये तो आई एम ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑनलाइन क्लास। मैंने गलती करी, मेरे को ये 5th चैप्टर की जगह वो वाली यूनिट ले लेनी चाहिए लास्ट के चैप्टर्स की, या मेरे को 8th 9th चैप्टर ले लेने चाहिए थे जिसके अंदर कोई इतना माथापच्ची नहीं हो, वहाँ सीधा किताब खोलो और समझा दो, है ना। ये तो पूरा मैथमेटिक्स है, इसको समझने में तो मतलब इट्स नॉट ए राइट चैप्टर टू बी टॉट ऑनलाइन। खैर पिछले साल भी मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाया था, पर वो बच्चे कभी ना कभी आ ही गए थे बीच में जिनको मैंने ऑफलाइन में मैंने चैप्टर रिवाइज करा दिया था। तो आपको भी मैं ये ऑप्शन दूंगा कि आपको जब भी चांस मिलेगा वी विल बी एबल टू डू इट फिजिकली। जब आमने सामने बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। पर भी आपको जहाँ पे भी कोई समस्या, दिक्कत, आफत, संकट, प्रॉब्लम, कठिनाई अनुभव होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इट इज़ बेटर कि हमारा कम्युनिकेशन वन वे ना हो। जैसे मेंडल का रह गया था, उसने अपना प्रोजेक्ट भेज दिया और सोचा कि भाई सब कुछ समझ आ गया होगा, कुछ नहीं आता किसी को समझ। वहाँ तो बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे उनको नहीं आया। तो हम ये नहीं कह सकते कि, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप छोटे लोग ठीक है, उनसे हमारे पास कई ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि उनके पास में नॉलेज प्राइमरी बेसिक नॉलेज थी। हमारे तक आते आते हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ डाली अब तक।
तो वी आर फार बेटर देन देम, बिकॉज नॉलेज जो होती है वो डे बाय डे मल्टीप्लाई होती है ना। तो जितना हमारे पास पुराना कुछ है उसको हम कई गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरी टाइम वी रीड और एवरी डे पासिस बाय। ठीक है, तो आई थिंक डाईहाइब्रिड क्रॉस इज क्लियर टू यू बाय क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज क्लियर टू यू एंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को सट्टन एंड बाउरी, क्या पता सट्टन एंड बाउरी को यहाँ पे ये चीज़ नज़र भी आ गई होगी, लेकिन वो भी गेम खेल गए होंगे, उन्होंने कहा हटा रहे यार अपन तो ऐसा करके समझा समझो के ले लेते हैं। कई बार क्या होता है साइंटिस्ट लोग भी बड़े तेज होते हैं, वो लोग कई सारी चीज़ों को भाप जाते हैं, फिर भी वो जो है उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं और नाम तो हो जाएगा। ठीक है, आपको हम जब आगे पढ़ाएंगे, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ेंगे, तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ते समय हम ये पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है वो अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने दिए और नोबेल प्राइज़ भी मिल गया उनको, जबकि उनकी थ्योरी गलत थी। ठीक है, तो लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन, लैक ऑफ व्हाट यू कॉल कॉन्ट्रेट, मतलब उसको कॉन्ट्रेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, तो मिल गया उनको फ़ायदा। ठीक है, तो आपको फिर भी मैं ये कहूँगा बच्चे, आप ये चैप्टर और एक बार वीडियो ज़रूर देख लें, है ना, क्योंकि कई सारी वीडियोस में मैंने बाद में एडिट किए हैं कई सारी चीज़ें, कहीं डेफिनेशन डाली हैं, कहीं पे कुछ चीज़ों को एलिमिनेट किया, कुछ चीज़ों को मैंने ऐड किया है कुछ और, तो उनको एक डेफिनेट एक अच्छे तरीके से मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लें, उसमें आपका फ़ायदा रहेगा। और ठीक है बच्चे, आप तो कुछ पूछ नहीं रहे हैं, तो फिर मैं वाई शुड आई वेस्ट टाइम, तो शुड आई पुट द क्लास ऑफ। एक बच्चे की भी आवाज़ नहीं आती है। थैंक यू सर। वेलकम।